हेलो क्लास। स्वागत है आपका अध्याय यूपीएससी में। आज हम मौलिक कर्तव्यों को डिटेल्ड में इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को फाइनली कवर कर लिया है। आज हम मौलिक कर्तव्यों को पढ़ने के साथ साथ देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज का जो ये ट्रायंगल है, ये हमें क्या बताता है। वैसे तो ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बट लेटर ऑन इसे ऐड किया गया जब हमने देखा कि यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए दिया गया है कि उनके क्या दायित्व हैं, उनके क्या ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट के प्रति और एक कंट्री के प्रति। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, इस फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर लेकर आए। ठीक है, हमें पता है कि डीपीएसपी हमारे आर्टिकल 51 तक है, पार्ट 4 में ये निहित है। लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है, जिस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने यूएसएसआर से बहुत ज़्यादा क्या थी, इंस्पायर्ड थी, उनकी ही तरह ये सोशलिस्ट नेचर को हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट करना चाहती थी। ऑल्दो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सोशलिस्ट नेचर के हमारे कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं जिसमें स्टेट को ओबलाइज किया जाता है कि आप अपनी नीति, अपने लॉज इन्हीं आधारों, इन्हीं थ्योरी के आधारों पे बनाएं। ठीक है, हमने वो आर्टिकल्स भी देखे थे, कौन-कौन से सोशलिस्ट नेचर के आर्टिकल्स थे। लेकिन बात ये है कि फिर उसके बाद जब ज़रूरत पड़ी तो हमने कहा कि कुछ कर्तव्य सिटीज़न्स के भी तो हों, तो कुछ कर्तव्य बना देते हैं, भले इन्हें क्या करते हैं, नॉन एनफोर्सेबल कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं करता है इन मौलिक अधिकारों को, ठीक है, मौलिक अधिकारों का कोई पालन, आई मीन मौलिक कर्तव्यों का कोई पालन भी नहीं करता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। बट ये उनके लिए ऑब्लिगेशंस हैं कि आप इन्हें क्या करो, इनका पालन करो। तो 52nd, आई मीन 42nd अमेंडमेंट से 51 ए आर्टिकल में, आई मीन पार्ट 4 ए के आर्ट में आर्टिकल 51 ए जोड़ा गया। ठीक है, भाग 4 ए बनाया गया और उसमें अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया, जिसमें हमने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य वैसे आखिर क्या है, ये नागरिकों से राज्य और समाज के प्रति क्या है, नैतिक और नागरिक दायित्वों की क्या है, अपेक्षा करते हैं। ठीक है, moral and civic obligation expected from citizens toward the states and society. ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्टेशन यानी नागरिकता, यानी कि जिम्मेदार नागरिकता क्या है, अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का भी क्या होना चाहिए, बोध होना चाहिए। ठीक है, अधिकार रिस्पॉन्सिबिलिटी तब जाके क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं, जब कुछ हमारे अधिकार होंगे, अधिकारों के साथ साथ हमारी भी कुछ ड्यूटीज होंगी, और तब जाके हम क्या बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है, ओके। अब इनकी आवश्यकता पड़ती क्यों है? ठीक है, देखो, अधिकार बनाम जिम्मेदारी, सिर्फ व्यक्तियों को उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। क्या व्यक्तियों को अधिकार देने के बाद भी व्यक्तियों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? इंडिविजुअल्स की अपने नेशन के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बननी चाहिए। या वो सिर्फ स्टेट के द्वारा अपने अधिकारों को लेके, ठीक है, और अपनी ड्यूटी को फॉलो ना करें, उनकी भी तो कुछ ड्यूटी होनी चाहिए। तो इसलिए क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। दूसरा, नेशनल यूनिटी, हमें पता है कि हम क्या है, नेशन स्टेट है। ठीक है, नेशन स्टेट है, यानी हम राष्ट्र हैं। राष्ट्र का मतलब होता है जिनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, कॉमन आइडेंटिटी। हम पूरे इस देश के लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी है, सभी की एक पहचान है। वो एक पहचान है कि हम क्या है, भारतीय हैं, ये हमारी पहचान है। ठीक है, तो इस पहचान के अंदर हमारी एक राष्ट्रीय एकता है, यानी असामाजिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे झंडा जलाने को रोकने के लिए इन चीजों को क्या किया गया, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करना था। तीसरा, हमारे कुछ पर्यावरण दायित्व भी तो होने चाहिए, सामाजिक व पर्यावरण दायित्व, प्रकृति, संस्कृति, आपसी भाईचारे की रक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ठीक है, वरना लोग समझ ही नहीं पाते कि हमारी कुछ क्या है, जिम्मेदारी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंधविश्वास को मिटाने और आधुनिक तर्कसंगत समाज के निर्माण के लिए, ठीक है, हमें क्या पढ़ा, ये हमने ये साइंटिफिक के लिए एटीट्यूड को अपने
देखते हुए अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया। उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखो हमारा मूल संविधान 1950 के भाग 3 में हमारे केवल अधिकार थे, कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, ठीक है? बट हम क्या होते हैं इंस्पायर्ड होते हैं यूएसएसआर से, ठीक है? और यूएसएसआर से हम क्या कर देते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड कर देते हैं, ठीक है? ओके। तो देखो जैसे कोई भी ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है? यानी लोकतांत्रिक देश हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ऐसे देशों में भी हमें क्या नहीं दिखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दिखते हैं, ठीक है? सोशलिस्ट कंट्रीज़ क्या करती है, राइट्स और ड्यूटीज़ को बराबर का इम्पोर्टेंस देती है। अधिकार उतने ही महत्वपूर्ण आई मीन कर्तव्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अधिकार हैं, ठीक है? 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है। क्या बनती है? स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है, ठीक है? ये कमेटी क्या करती है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में क्या करती है? रिकमेंडेशन देती है, ठीक है? देखो, सिफारिश कहती है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को एक अलग अध्याय शामिल किया जाए, स्वर्ण सिंह कमेटी देती है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में क्या होता है कि जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, पार्ट 4A ऐड कर देते हैं और नया आर्टिकल 51A ऐड कर देते हैं। स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट से ऐड की गई। लेटर ऑन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 को हमने क्या किया, उससे हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी अपने उसमें ऐड की, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटी थी हमारी एजुकेशन अपॉर्च्युनिटी यानी शिक्षा का अवसर। तो इसमें क्या किया गया 6 से 14 साल के बच्चों को क्या कह कर दिया गया कि इसमें क्या है माता और पिताओं की क्या है ज़िम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करें पढ़ाएँ। फिर स्टेट पे भी क्या डाला ऑब्लिगेशन डाला राइट्स में। तो उससे हमने क्या किया आर्टिकल 21A ऐड किया। ऑलरेडी 45 में हमारा क्या था अर्ली चाइल्ड केयर था, ठीक है? यानी डीपीएसपी में। तो इसको हमने डाला कि स्टेट का कर्तव्य है कि वो फ्री एजुकेशन के लिए क्या करे ऐसी पॉलिसीज़ एंड लॉ बनाए, ठीक है? देखो संविधान में अभी स्थिति क्या है हमारे पार्ट 4A यानी कि 51A में क्या है हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो सिर्फ़ सिटिज़न्स के लिए हैं, नागरिकों के लिए हैं, ठीक है? क्या विशेषताएँ हैं? ओनली फॉर सिटिज़न्स ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, अगर कोई इन्हें फ़ॉलो नहीं करता तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बाकायदा इन पे हम लॉ बना सकते हैं। कानूनी समर्थन संसद क्या कर सकती है? कानून बनाकर इन्हें क्या कर सकती है? एनफोर्स कर सकती है, ठीक है? जैसे हमारे लॉ आए हैं, जैसे हमारा ठीक है, पॉल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड आए हैं। संशोधन द्वारा शामिल किया गया है इसे 42nd और 86th ठीक है? देखो इम्पोर्टेंट है ताकि हम क्या कर सकें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकें। न्यायालयिक कानूनों को इस संवैधानिक वैधता जाँचने में इनका क्या करती है, उपयोग करती है। नैतिक प्लस नागरिक, ठीक है? अब इसमें हमारे कुछ मॉरल ड्यूटीज़ भी हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श, नागरिक जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान, दोनों कर्तव्य क्या हैं, शामिल हैं। अब देखो ड्यूटी ए यानी 51A संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ये हमारा पहला ड्यूटी है जिसमें हम क्या कहते हैं कि हम क्या करना चाहिए देखो पहली ड्यूटी ध्यान में रखना इन ड्यूटियों को हम 11th ड्यूटियों को हम यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है? देखो, जो पहली ड्यूटी है इसमें हम कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे हम अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन यानी अपने संविधान का हम क्या करेंगे पालन करेंगे। दूसरा उसके जो भी आदर्श हैं, ठीक है, संस्था हैं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगानों का भी क्या करेंगे आई आई मीन सम्मान करेंगे, ठीक है? तो पहला हमने जो भी प्रायोरिटी दी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दी और इसके अलावा जो भी हमारी आज़ादी से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे आदर्श संस्थान हैं, ठीक आदर्श हैं, संस्थाएँ हैं, ठीक है? या फिर राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान है, इनका हम क्या करेंगे रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर वैल्यूज़ है, नेशनल सिंबल्स को रिस्पेक्ट करना है और फिर इसी के तहत हमने क्या बनाया कानून बनाया जिसमें हम क्या करते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 बनाया और इसमें हमने कुछ क्या किए पेनल्टीज़ भी रखी कि राष्ट्रध्वज का आदर ना करने पर, उसका तिरस्कार करने पर क्या होंगी पनिशमेंट्स होंगी। ठीक है, ओके। तो इसमें याद रखना कीवर्ड रिस्पेक्ट। तो जो पहला हमारा ड्यूटी है वो रिस्पेक्ट है। क्या है? रिस्पेक्ट।
देन जो सेकंड ड्यूटी है इसमें है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। क्या करें? पालन करें। तो जो भी हमारे क्या हैं फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है? नोबल आइडल व्हिच इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल, ठीक है? तो जिनसे क्या है आई मीन जो हमारे राष्ट्र आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को क्या करना है? अपने हृदय में संजो के रखना है। ठीक है? क्या करना है? अपने हृदय में संजो के रखना है। तो देखो एक्सप्लेनेशन में देखो हमारे आइडल जैसे हमारे आइडल्स क्या हैं? नॉन वायलेंस है, डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है एंड इक्वालिटी। ये हमारे आइडल्स ऑफ फ्रीडम है। सैक्रिफाइस रिमेंबरिंग द सैक्रिफाइसेस मेड बाय फ्रीडम फाइटर्स। तो उनको भी हमें क्या करना है? सम्मान करना है। यही नहीं कि हम महात्मा गांधी के लिए उल्टी-सुल्टी गाली दे रहे हैं, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट है। ठीक है? ओके, भले ही इसके लिए अभी हमारे कुछ क्या नहीं बने हैं, लॉ वगैरह नहीं बने हैं। ठीक है, बट बनने चाहिए क्योंकि हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स चाहे जो भी हो, उनका करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। गॉडसे का सम्मान नहीं करना चाहिए। ही वाज़ नॉट फ्रीडम फाइटर वाज़ महात्मा गांधी, ठीक है? ऐसी इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज़्म देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवादी भावना क्या होनी चाहिए? हमारी मॉरल ड्यूटी है, जो कि हमें यूथ में इनकलकेट करनी है, इंस्टिल करनी है, ठीक है? इसके लिए कीवर्ड याद रखो, पहला तो था हमारा रिस्पेक्ट, दूसरा था हमारा फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है? फ्रीडम स्ट्रगल क्या था? फ्रीडम स्ट्रगल। ऐसे करके आपको सेकंड मॉरल ड्यूटी याद हो जाएगी। आई मीन फंडामेंटल ड्यूटी इज़ इक्वल टू मॉरल ड्यूटी। देन थर्ड है हमारा मौलिक कर्तव्य जिसमें हम क्या करते हैं? अपहोल्ड यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की करें रक्षा करना है और उन्हें अक्षुण्ण रखना है। सोवरेनिटी, ठीक है? यानी कि हमें भारत की आई मीन संप्रभुता। इंडिया क्या है इंडिपेंडेंट है और अपने ही बॉर्डर में क्या है सुप्रीम है, कोई भी इसके बॉर्डर की आई मीन कोई भी इसे क्या नहीं करता है, ठीक है? इंटरफेयर नहीं करता है। यूनिटी और एकता एकता और अखंडता, ठीक है? हमें करना है प्रिवेंटिंग सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ एंड प्रमोटिंग नेशनल कोहेजन। तो हमें क्या करना है बना के रखना है अगर कोई भी अलगाववाद वैसी-वैसी टेंडेंसीज़ रखता है तो उन्हें उनसे प्रिवेंट करना है। ठीक है? ये क्या है वन ऑफ द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन इन डाइवर्स नेशन। इस विविधता वाले राष्ट्र में ये सबसे बड़ी क्या है ड्यूटी है किसी नागरिक की। तो इसमें याद रखना है पहला तो था तुम्हारा क्या रिस्पेक्ट, दूसरा था स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल और तीसरा है तुम्हारा सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। क्या है? इंटीग्रिटी। तो ये 3 तुम्हारे याद रखने के लिए हो गए। चौथा, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना, ठीक है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है? नेशनल डिफेंस, रेडीनेस टू डिफेंड द नेशन अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। Nations are willingness to serve in civilian or military capacity during emergencies. When called upon, ensures the state can mandate service in extreme crisis. ठीक है? जब बुलाया जाए तो हमें क्या करना है? इस एक्सट्रीम क्राइसिस में देश की सेवा करनी है, ठीक है? तो राष्ट्र, फौज, पुलिस कुछ भी हो, नेशनल सर्विस राष्ट्र की सेवा, चाहे वो सिविलियन कैपेसिटी में हो, मिलिट्री कैपेसिटी में हो, ठीक है? और तीसरा हो गया हमारा चौथा हो गया हमारा डिफेंस। क्या है? डिफेंस, गुड। ओके, 5वां जो हमारा है उसमें है कि भारत के सभी लोगों में क्या है समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें, प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है? तो हमें क्या करना है समाज में हार्मनी देखनी है, सद्भावना और महिला सम्मान। तो फोर्थ कीवर्ड जो हमारा है वो हार्मनी एंड वुमेन्स डिग्निटी है। वुमेन डिग्निटी के साथ हमारा हार्मनी एंड ब्रदरहुड होना चाहिए, ठीक है? ताकि हम क्या करें रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल बैरियर जो भी हैं, जो कि हमारे भाईचारों के बीच में आते हैं, उन्हें हमें ब्रेक डाउन करना है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू रिजेक्ट पैट्रियार्कल, ठीक है? पितृसत्तात्मक और कुछ ऐसे डेरोगेटरी जो भी हमारे नियम कानून हैं, ठीक है? उनको हमें क्या करना है खत्म करना है, ठीक है? जैसे डाउरी, फीमेल फोटिसाइड, ठीक है? तो जो हमारा 6th है आई मीन ठीक है, 5वां है हमारा वो है हार्मनी एंड विमेन विमेन डिग्निटी, ठीक है?
देन हमारा सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। तो यहाँ पे हमें हेरिटेज को बचाने की बात की है कि हमें ये करना हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। तो हमारे कंपोजिट कल्चर को हमें क्या करना है, बचा के रखना है। प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है ताकि क्या कर पाए हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम समझ पाएँ, ताकि और ये हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो हमारा छठवां मौलिक कर्तव्य हो गया। अब देखो, ठीक है, फर्स्ट क्या था हमारा, रिस्पेक्ट। दूसरा था हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ऐसी। ओके, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हमने ऑलमोस्ट 5 कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? 5 कर लिए हैं, और हमारा छठवां है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हेरिटेज की बात कर रहे हैं, ये भी कंप्लीट हो गया। देन हमारा सेवंथ है, सेवंथ में हमने किसकी बात की? एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट की, ठीक है, जिसमें प्रकृति पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी आदि वन्य जीवों की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, तो इसलिए हमारी लीगल बैकिंग आती है जिसमें हम क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में लाया जाता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, ओके, कंपैशन, एथिकल ड्यूटी टुवर्ड्स एनिमल। देन हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है। इस आठवां मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ओके, जिसमें हमारा आठवां जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, कि हमें क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या करना है, विकास करना है। ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमैनिज्म, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंस, ह्यूमैनिज्म, इंक्वायरी, तो ये हमारा एच हो गया। ठीक है, एच से ह्यूमैनिज्म, ठीक है, इंक्वायरी प्लस साइंस, तो ये चीज़ें याद करनी है। ठीक है, ओके, देन हमारा है आई। ठीक है, ओके, अब देखो, इसमें हमें क्या करना है, नाइन्थ है जिसमें हमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी क्या होनी चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी प्लस नॉन वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी अब बचाने का काम करना है, ट्रेन, बसेस, बिल्डिंग, कोई भी डैमेज नहीं करना है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स पेयर, ठीक है, की वजह से क्या है, बिल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी बनी है, तो ये हमारी क्या है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉन वायलेंस होना चाहिए, इसीलिए पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। तो इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 में आया। पब्लिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी होती है तो क्या होगा, लॉ के अंडर आपको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली क्या नहीं है, डायरेक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से क्या नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से एनफोर्सिएबल नहीं है, बट इनडायरेक्ट इट इज एनफोर्सिएबल बाय मेकिंग लॉ। ठीक है, ठीक है, और लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट। देन हमारा टेंथ फंडामेंटल जो ड्यूटी है, इसमें क्या दिया गया है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, ओके, तो टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। ठीक है, एक्सीलेंस, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करना अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। कलेक्टिव प्रोसेस प्रोग्रेस करनी है। ठीक है, इंडिविजुअल सक्सेस करना चाहिए, मस्ट ट्रांसलेट इनटू नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ हाई परफॉर्मेंस एंड डेडिकेशन। ठीक है, देखो, एक्सीलेंस करना है, सबको अपने लेवल पे क्या करना है, एक ग्रेट एक्सीलेंस, ठीक है, अचीव करना है ताकि वो ठीक है, ताकि वो क्या कर पाए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैं क्या कर पाए, इम्प्रूव कर पाए, और इससे क्या हो, नेशनल डेवलपमेंट। ओके, देन हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी था जो कि 1950 के, आई मीन 1946 76 के जो ड्यूटीज ऐड की थी उनका जो लास्ट था। ठीक है, इसमें हमने लिखा था, ओके, दैट्स 11th। ठीक है, फाइनल फंडामेंटल ड्यूटी 10th वाला था। ठीक है, अभी हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी है,
ठीक है, जिसमें हमने क्या किया गया है यदि माता-पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये 40 इयर्स तक है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 21 ए ऐड किया है और 51 ए, ठीक है। तो इसमें क्या है पैरेंटल ड्यूटी है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स द स्टेट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो स्टेट की ड्यूटी है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन करे और माता-पिता या संरक्षक की है कि वो क्या करे शिक्षा के अवसर प्रदान करें अपने बच्चों के लिए, ठीक है। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 तो 11 कर्तव्यों को देखा हमने, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करें, रिस्पेक्ट करें, ठीक है, क्या करें? रिस्पेक्ट करें, ठीक है। देन हमने देखा फ्रीडम स्ट्रगल जिसमें हमने अपने फ्रीडम फाइटर्स और जो भी फ्रीडम आइडल्स हैं, उनको क्या करें, ठीक है। दूसरा हमारा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है। थर्ड हमारा फोर्थ हमारा डी से डिफेंस हो गया, सी से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हो गया, बी से फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, ई से हमारा हार्मनी एंड विमेन हो गया, एफ से हमारा क्या हो गया हेरिटेज हो गया, जी से हमारा एनवायरनमेंट हो गया, एच से हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट हो गया, आई से पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, जे से एक्सीलेंस हो गया, के से एजुकेशन हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना। आपको याद रहेगा अगर आप ये मैप अपने माइंड में रख लेते हैं, ठीक है। अब कुछ ट्रिक हैं, ठीक है, जैसे देखो संविधान, स्वतंत्रता, एकता, रक्षा, ठीक है। संविधान, स्वतंत्रता, एकता, रक्षा, सद्भाव, विरासत, पर्यावरण, ठीक है। क्या कह रहा है? संविधान, स्वतंत्रता, एकता, रक्षा की ओर थोड़ा ये गलत हो गया, ठीक है, मैं इसे सही करूँगा, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम, यूनिटी, डिफेंस, हार्मनी, हेरिटेज, एनवायरनमेंट, साइंस, प्रॉपर्टी, एक्सीलेंस, एजुकेशन, ठीक है। ओके। मौलिक अधिकार वर्सेस मौलिक कर्तव्य का हम थोड़ा देख लेते हैं। हमें पता है कि हमारे पार्ट थर्ड से लेकर पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्ट 4 में आर्टिकल 51 ए, पार्ट 4 के ए में 51 ए में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये नेगेटिव इन नेचर है क्योंकि स्टेट को लिमिट करता है, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये क्या करता है ऑब्लिगेशन देता है सिटीजन्स को। एनफोर्सेबल देखो ये जस्टिसेबल है, इसमें कोर्ट जा सकते हैं हम डायरेक्टली, बट नॉन जस्टिसेबल है अप्रोच, यानी हम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, ये कुछ सिटीजन्स के लिए हैं और कुछ फॉरेनर्स के लिए ऐसे राइट्स दिए गए हैं। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कन्फाइंड हैं सिर्फ सिटीजन्स तक। राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स को एम्पावर करते हैं, जबकि ड्यूटीज़ क्या करते हैं सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्वों और वर्सेस मौलिक कर्तव्य देखो नीति निर्देशक। देखो पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक क्या है हमारे डीपीएसपी हैं। पार्ट 4 ए और के आर्टिकल 51 ए में हमारे क्या हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये स्टेट को क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं और ये सिटीजन्स को डायरेक्ट करते हैं। पर्पज़ है कि एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लानी है। वहीं यहाँ है कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, सिविक कॉन्शियसनेस लानी है। एनफोर्सेबिलिटी नॉन जस्टिसेबल है, आर्टिकल 37 में साफ लिखा है। ये भी नॉन जस्टिसेबल है बट बाय ठीक है पार्लियामेंट लॉ, ठीक है, हम ये कर सकते हैं इसे एनफोर्सेबल बना सकते हैं। देखो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में एक हार्मोनियस ट्रायंगल है जो कि क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है। क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है। फंडामेंटल ड्यूटी इंडिविजुअल की फ्रीडम और डिग्निटी के लिए है, सामाजिक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। देखो देन फंडामेंटल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी इस्टेब्लिश हो जाएगी। क्या मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के योग्य हैं? तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी एनफोर्सेबल है, ठीक है। जनरली तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है नॉन एनफोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल ड्यूटी डू नॉट ऑपरेट लाइक फंडामेंटल राइट्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, जैसे कि सीधे कोर्ट चले गए अगर वायलेट हुआ। बट a writ of mandamus cannot be issued against a citizen to enforce a duty और ना ही mandamus लग सकता है। बट लेजिस्लेटिव एज इन्फोर्समेंट पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकता है लॉ, ठीक है। और क्या कर सकता है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, तो गिविंग इफेक्ट टू रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पेनल्टीज लगाई जा सकती है, ठीक है, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को फुलफिल ना करें बट बाय लॉ, ठीक है, लॉ की
जैसे लॉ हमने बताया आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कोर्ट में रिफर टू फंडामेंटल ड्यूटी इन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन। कोर्ट क्या कर सकता है, अगर इंटरप्रेट करना चाहता है वो किसी केसेस में या किसी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है तो फंडामेंटल ड्यूटीज को कंसिडर कर सकता है, ठीक है? ताकि रीजनेबलनेस एंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स को डिटरमाइन किया जा सके। अब देखो, एक केस आता है एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001 में। सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल ड्यूटीज को ठीक है उतना ही इंपॉर्टेंट बताया जितना फंडामेंटल राइट है, बट नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल, ठीक है? एक वैल्यूएबल गाइड है फॉर इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन। तो ध्यान रखना, वही एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ के इंडिया का केस आया। एमसी मेहता इन्होंने बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट की अगेंस्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, पिटीशन फाइल की थी, ठीक है? बहुत सारे आप इनके केसेस भी पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 51 एजी, ठीक है, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट टू इशू डायरेक्शन रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड एजुकेशनल अवेयरनेस, ठीक है? तो इट शो ड्यूटी कैन बी एनफोर्स विया एनवायरमेंटल लॉ। तो ड्यूटी को एनफोर्स किया जा सकता है एनवायरमेंटल लॉ बना के। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, पब्लिक लाइफ, नॉलेज, एजुकेशन, ठीक है? तो ये व्यवहारिक महत्व है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी की भी ड्यूटी देख रहे हैं, एनवायरनमेंट की भी, और सोसाइटी, पब्लिक लाइफ, नॉलेज, एजुकेशन। वही हमारा समग्र और सबसे बड़ा जो दृष्टिकोण है, मौलिक कर्तव्य केवल याद कर 11 पॉइंट्स नहीं है, ठीक है? ये क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जिसमें हम नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं। और इन्हीं का एक समग्र रूप जो क्या करता है, सिटीजन को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज फाइनली हम देखते हैं कि 51 ए में, ठीक है, जो कि पार्ट 4 ए में इनकल्केटेड है। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसे ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे। यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है, ठीक है? स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी। देन हम 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 2002 से हमने 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया जिसमें हमने क्या किया, एजुकेशन, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी बताया जो कि स्टेट प्रोवाइड करे। उसमें पेरेंट्स को कहा है कि उनके लिए क्या करना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है ताकि वो एजुकेशन ले पाएँ। 11 ड्यूटीज़ है, 42nd अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट 2002 स्वर्ण सिंह कमेटी। अधिकार हमें सक्षम बनाते हैं, कर्तव्य हमें क्या बनाते हैं, जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं, दैट्स, ठीक है? ये हमें क्या करेंगे, एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। राइट्स एम्पावर्ड सिटीजन, ठीक है, राइट्स एम्पावर सिटीजन्स, व्हेयरएज़ जो ड्यूटी है वो क्या करता है, मेक सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? थैंक यू सो मच, लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप सो ऐसे लेक्चर मैं आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है? थैंक यू सो मच।